सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है प्रॉपर? यस सर। किसने म्यूटेड किया ये भाई? इट्स अ रिक्वेस्ट, डू नॉट म्यूट मी। अगर आप मुझे म्यूट करेंगे तो फिर मैं आपको लिस्ट में से रिमूव कर दूंगा, ठीक है? चलिए, स्क्रीन सभी लोगों को विजिबल है दोनों लिंक के अंदर? यस सर। यस ओके यस। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। तो आज हमारा ये फर्स्ट सेशन है समर इंटर्नशिप का, राइट? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस फर्स्ट वीक के अंदर हम लोग पाइथन के बारे में सीखेंगे, एकदम बेसिक से लेके पाइथन के बारे में सीखेंगे। और सेकेंड वीक के अंदर हम लोग जेंगो फ्रेमवर्क और हमारे प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? तो चलिए हम लोग सीखते स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये होता है कि पाइथन क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज पाइथन, राइट? अगर कोई आपसे पूछता है कि पाइथन क्या है, तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कि पाइथन क्या है। पाइथन इज ए जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि पाइथन एक जनरल पर्पस है, यानी कि मल्टीपर्पज है। दैट मीन्स कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, अगर आप एंड्रॉइड सीखते हो तो एंड्रॉइड सीखकर आप क्या कर सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। मतलब एंड्रॉइड का यूज क्या है, सिंगल यूज है कि उससे मोबाइल एप्लीकेशन बन सकती है। अगर आप पीएचपी प्रोग्रामिंग सीखते हो तो उससे आप क्या कर सकते हो, तो उससे आप वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो। लेकिन पाइथन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, पाइथन अकेली एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट यानी कि वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर जिसे हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं वो भी आप बना सकते हो। पाइथन का यूज आप मशीन लर्निंग में भी कर सकते हो, आईओटी के अंदर भी इसका यूज होता है। कंसोल एप्लीकेशन जैसे आपने देखा होगा, टर्बो सी वगैरह, आप जब आपने बी स्टार्ट किया था तो फर्स्ट सेम के अंदर आपको टर्बो सी आता था पढ़ने के लिए। तो उसके अंदर टर्बो मतलब सी प्रोग्रामिंग के आप कोड करते थे टर्बो सी के अंदर, तो रन करने के लिए वो ब्लैक स्क्रीन आती थी कंसोल। मतलब वो ब्लैक स्क्रीन वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको कंसोल एप्लीकेशन। केवल मोदी कौन है, क्यों म्यूट कर रहा है बार बार? सॉरी गाइस, एक बंदा म्यूट कर रहा था। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। सॉरी, एक बंदे ने म्यूट कर दिया था। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट काइंडली कि भाई ऐसा मत करिए, ठीक है? ताकि डिस्टर्ब हो सकता है हमारा सेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज पाइथन। पाइथन एग्जैक्टली क्या है? तो जैसे मैंने आपको कहा कि पाइथन क्या है, एक मल्टीपर्पज या जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसका क्या मतलब है? तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप एंड्रॉइड सीखते हो, तो उससे आप क्या कर सकते हो, अगर आप एंड्रॉइड सीखते हो तो उससे आप बेसिक से एडवांस किसी भी तरह की मोबाइल एप्लीकेशन को बना सकते हो, राइट? बिकॉज एंड्रॉइड का यूज मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए होता है। उसी तरह से अगर आप पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो उससे आप क्या कर सकते हो, अगर आप पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो उससे बेसिक से एडवांस किसी भी तरह की वेबसाइट यानी कि वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई शॉपिंग की साइट बनानी है, कॉलेज की साइट बनानी है, बैंक की साइट बनानी है, तो हर तरह की साइट आप पीएचपी से डेवलप कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि पीएचपी का भी एक ही यूज है, पीएचपी से सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट ही बनती है। और एंड्रॉइड का भी एक ही यूज है, उससे सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन ही बनती है। लेकिन पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप बेसिक से एडवांस किसी भी तरह की वेबसाइट भी बना सकते हैं।
पाइथन की मदद से आप कोई भी सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब एमएस ऑफिस टाइप का जो होता है ना, जिसे हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं, तो पाइथन की मदद से आप किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। पाइथन से आप किसी भी तरह की मोबाइल एप्लीकेशन को भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रोग्रामिंग सी आप रन करने के लिए टर्बो सी का यूज करते थे, तो प्रोग्राम रन करते वक्त आपको ब्लैक स्क्रीन दिखती थी, जिसे हम लोग कंसोल एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से ब्लैक स्क्रीन वाले अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो पाइथन की मदद से आप वो भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ पाइथन का यूज आप डेटा साइंस में भी कर सकते हैं, मशीन लर्निंग में भी कर सकते हैं। पाइथन का यूज आईओटी में भी होता है। आईओटी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के साथ प्रोग्रामिंग को यूज करना। आपने देखा होगा कोई मोबाइल से लाइट ऑन ऑफ कर रहा है, राइट, कुछ टीवी ऑन ऑफ कर रहे हैं, लाइक इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं ये सारे आईओटी के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर भी पाइथन का यूज होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, एंड्रॉइड आप सीखेंगे तो उससे एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना पाएंगे, उसका सिंगल यूज है। पीएचपी आप सीखेंगे तो उससे आप वेबसाइट बनाएंगे, उसका एक सिंगल यूज है। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी है कि जिसकी मदद से आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। पाइथन के यूज से, पाइथन का यूज करके आप कंसोल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और आईओटी में भी पाइथन का यूज आप कर सकते हैं। तो पाइथन का सिंगल यूज ना होकर मल्टीपल यूजेस होने की वजह से इसे जनरल पर्पस या मल्टीपर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, राइट। अब नाउ द क्वेश्चन इज, लेकिन अब इसमें जैसा कि मैंने कहा, हम लोग नोटपैड पे चलते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि पाइथन कैसी है कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब आप देखेंगे कि पाइथन का यूज डेटा साइंस में भी होता है, मशीन लर्निंग में भी होता है, आईओटी में भी होता है, हर जगह पर मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है। तो फिर सवाल हमारे मन में उठता है कि सर हमको क्या पाइथन प्रोग्रामिंग हम लोग सीख पाएंगे तो क्या आप सब कुछ बना पाएंगे, मतलब डेटा साइंस भी आप कर पाओगे, मशीन लर्निंग? तो ऐसा नहीं होता है। एक बार क्लियर कर लीजिए, पाइथन के देखो, पाइथन प्रोग्रामिंग की मदद से आप मतलब वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन सब कुछ बना सकते हैं, ये बात करेक्ट है। लेकिन पाइथन के अंदर सभी चीज के लिए अलग अलग कंटेंट होता है, अलग अलग कंटेंट होता है इन द सेंस, जैसे आप मान लीजिए कि पाइथन क्या आप डेटा साइंस करना चाहते हैं, कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप डेटा साइंस करना चाहते हैं, तो डेटा साइंस के लिए क्या होगा, तो पाइथन का कंटेंट अलग होगा, इसके लिए भी डेटा साइंस के लिए कंटेंट अलग होगा। जैसे डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है और एआई, इनके अंदर ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा कंटेंट सेम होता है। एआई की बात करते हैं, मतलब कहने का मतलब है पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। पाइथन का यूज डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आईओटी में यूज हो सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक पाइथन सीख लोगे और उससे सब कर पाओगे। तो आपको पाइथन के साथ जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड के लिए, हर एक फील्ड के लिए कंटेंट अलग अलग होता है, तो वो आपको कंटेंट सीखना पड़ता है। जैसे अगर आपको पाइथन विद डेटा साइंस में जाना है तो डेटा साइंस का जो कंटेंट होगा, कोर्स कंटेंट होगा, वो अलग होगा। आप पाइथन के साथ अगर मशीन लर्निंग में जाना चाहते हो तो उसका कंटेंट अलग होगा। आप एआई में जाना चाहते हो तो उसका कंटेंट अलग होगा। आप पाइथन विथ वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो उसका कंटेंट अलग होगा। आप पाइथन विथ डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हो तो उसका कंटेंट, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, लेकिन समझ लो कि उसके अंदर मॉड्यूल अलग अलग है। आपको डेटा साइंस सीखना है तो डेटा साइंस के रिलेटेड जो कंटेंट है वो सीखना पड़ेगा। आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो उसके रिलेटेड जो कंटेंट है वो सीखना पड़ेगा। लेकिन सभी के अंदर कॉमन क्या होता है, सभी के अंदर कॉमन होता है कोर पाइथन। आप पाइथन का अगर आपको कोई भी, मतलब आप डेटा साइंस में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, एआई में जाना है, पाइथन के किसी भी मतलब उसमें जाना है, लेकिन आपको कोर पाइथन सभी के अंदर कॉमन होता है, मतलब कोर पाइथन तो आपको सीखना ही पड़ेगा, राइट। ठीक है, और हम लोग का जो ये अभी कोर्स है ये है वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन। तो अगर कोई वेब डेवलपमेंट करना चाहता है, मतलब वेब एप्लीकेशन डेवलप करना चाहता है यूजिंग पाइथन, तो उसको पहले सीखना पड़ेगा कोर पाइथन और फिर दूसरा सीखना पड़ेगा जेंगो फ्रेमवर्क। आ रहा है समझ में? तो जैसा कि मैंने कहा कि पाइथन एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब पाइथन की मदद से आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सब कुछ बना सकते हैं।
पाइथन का यूज डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आईओटी सब में होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक ही पाइथन सीख लिया और सब में यूज कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आप आईओटी में जाना है तो पाइथन आईओटी के पाइथन के मतलब पाइथन का आईओटी के लिए अलग कंटेंट होगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप डेटा साइंस में जाना चाहते हो तो डेटा साइंस के लिए अलग कंटेंट होगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो उसके लिए पाइथन का कंटेंट अलग होगा, वो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन पाइथन के किसी भी फील्ड के अंदर जाना है तो सभी फील्ड के अंदर कोर पाइथन कॉमन होता है। क्या होता है? कोर पाइथन कॉमन होता है, जो आज से हम लोग सीखने वाले हैं, राइट। तो कोर पाइथन, पाइथन की किसी भी फील्ड में जाना है तो सबसे पहले आपको कोर पाइथन सीखना पड़ता है, राइट। तो हम लोग अभी कोर पाइथन ही इस वीक में सीखने वाले हैं। दूसरी चीज, हम लोग जो कोर्स सीख रहे हैं वो है वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन। तो कोई भी अगर वेब डेवलपमेंट में जाना चाहता है यूजिंग पाइथन तो उसको पहले कोर पाइथन सीखना होता है और फिर जेंगो फ्रेमवर्क सीखना होता है। इसलिए हम लोग सेकेंड वीक के अंदर क्या सिखाने वाले हैं? जेंगो फ्रेमवर्क। तो हमारा जो कोर्स है, अगर हम लोग उसको देखें तो हमारा जो कोर्स है उसका नाम है वेब डेवलपमेंट यूजिंग पाइथन। तो उसके अंदर दो चीजें आती है, एक आपको सीखना होता है कोर पाइथन और दूसरा सीखना होता है जेंगो फ्रेमवर्क। ये दोनों चीजें आपको आ गई तो उसके बाद आप बेसिक से एडवांस किसी भी तरह की वेब एप्लीकेशन को बना सकते हैं। इस तरह का रहता है। इसलिए फर्स्ट वीक में हम लोग सीख रहे हैं पाइथन और दूसरी वीक के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं जेंगो फ्रेमवर्क, राइट। ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग पाइथन के बारे में भी कर देते हैं। देखिए, पाइथन के फीचर्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे ही मैं आपको, हम लोग क्या करने वाले हैं, ज्यादातर प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो हम लोग देखो, पूरा थियरी पढ़ने में क्या होता है, हर कोई बोर हो जाता है, ठीक है। पढ़ाने वाला भी बोर हो जाता है और स्टूडेंट तो ज्यादातर बोर हो जाते हैं थियरी में। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल बताऊंगा और जहां जहां पे पाइथन की थियरी की जरूरत पड़ेगी मैं वहां वहां पे आपको पाइथन की थियरी एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि प्रैक्टिकल के साथ साथ हमारे थियरी फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज, अगर हम लोग पाइथन की बात करें, ठीक है, तो पाइथन के अंदर अभी हम लोग किस वर्जन पे काम करने वाले हैं? तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि अभी तक मार्केट में पाइथन के 3 वर्जन आ चुके हैं, पाइथन 1, पाइथन 2 एंड पाइथन 3। पाइथन 3 है ना, जो थर्ड वर्जन है, पाइथन 3 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। अब समझ जाना, आप तो बोलेंगे कि सर नेट पे तो लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है 3.11.4। तो देखो, पॉइंट के बाद में 3.5 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, उसको 3 ही बोला जाता है। तो हम लोग पाइथन के किस वर्जन पे काम करने वाले हैं? पाइथन 3 पर काम करने वाले हैं, राइट। एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे टॉपिक पे चलते हैं कि पाइथन क्या है। तो पाइथन एक जनरल पर्पस यानी मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी मदद से आप वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, आईओटी, डेटा साइंस, एआई सब के अंदर काम कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि आपको जिस फील्ड में जाना होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पाइथन का वो कंटेंट आपको सीखना होता है। लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं तो आपको क्या होता है, कोर पाइथन सबके अंदर कॉमन होता है। इसलिए फर्स्ट वीक में हम लोग कोर पाइथन सीखने वाले हैं। फिर हम लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर कोर पाइथन के बाद जेंगो होता है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर क्या सीखने वाले हैं? जेंगो फ्रेमवर्क। और जैसा कि मैंने कहा कि पाइथन के अभी तक 3 वर्जन आ चुके हैं, तो हम लोग अभी कौन से वर्जन पे काम करने वाले हैं? थर्ड वर्जन, लेटेस्ट वर्जन पर ही काम करेंगे, ठीक है। और बाकी जो पाइथन के फीचर्स है, जो थियरिया है, हम लोग प्रैक्टिकल देखते जाएंगे और धीमे धीमे जैसे जैसे उसका यूज आएगा हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले सबके लिए एक सिंपल सवाल है। मान लीजिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो कितने सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी? मान लीजिए, सवाल क्या है, कोई भी आंसर दे सकता है अनम्यूट करके। मान लो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर मुझे प्रैक्टिकल करना है तो मुझे कितने सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी? 2 की जरूरत पड़ेगी, एक पाइथन का पाइचाम 2 की जरूरत पड़ेगी। देखते हैं। अगर हम लोग बात करें पाइथन की, तो अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आपको 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। पहला, पाइथन का कोड लिखने के लिए। समझिएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आपको 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। पहला, पाइथन का कोड लिखने के लिए और दूसरा, पाइथन का कोड रन करने के लिए। सिंपल फंडा है। पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो 2 सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, एक पाइथन का कोड लिखने के लिए और दूसरा पाइथन का कोड रन करने के लिए। तो पाइथन का कोड लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, राइट, कुछ लोग उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, कुछ लोग उसे एडिटर कहते हैं, कुछ लोग उसे टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं,
कुछ लोग उसे IDE भी कहते हैं और कुछ लोग उसे टूल्स भी कहते हैं। तो ये सभी मतलब इन नामों में से आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो, सबका मीनिंग सेम ही होता है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो दो सॉफ्टवेयर चाहिए, एक कोड लिखने के लिए, दूसरा कोड रन करने के लिए। कोड लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसे हम लोग सॉफ्टवेयर एडिटर, टेक्स्ट एडिटर, IDE टूल्स के नाम से जानते हैं। बट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वर्ड है वो है एडिटर, राइट। लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि एडिटर के अंदर भी दो टाइप के एडिटर्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें एडिटर्स की, तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एडिटर्स के अंदर भी दो टाइप के एडिटर्स होते हैं। कौन कौन से समझते हैं हम लोग? तो पहला जनरल एडिटर्स। क्या है? जनरल एडिटर्स। डिटेल में समझ लीजिए ताकि और फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएगा। और दूसरा है पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स। सिंपल। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या मतलब पाइथन के अंदर प्रैक्टिकल करना है तो दो सॉफ्टवेयर चाहिए, कोड लिखने के लिए, दूसरा कोड रन करने के लिए। तो कोड लिखने के लिए जो एडिटर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक हम लोग कहते हैं जनरल एडिटर्स और दूसरा कहते हैं पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स। हम लोग अब देखते हैं कि जनरल एडिटर्स कौन कौन से हैं और पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स कौन कौन से हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है और हम लोग कौन सा एडिटर यूज करेंगे और क्यों, हम लोग सारे आंसर देखेंगे। तो देखिए जनरल एडिटर्स में आप लोग जानते ही होंगे VS कोड, फिर सबलाइम टेक्स्ट, नोटपैड प्लस प्लस, फिर नेटबीन्स, प्लेन नोटपैड भी ले सकते हो, और भी कई सारे हैं, इतने मैंने लिखे उसमें से एग्जांपल के तौर पे अल्सेट्रा, ठीक है। और पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स के अंदर, उसमें अगर हम लोग देखें तो पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स के अंदर होते हैं पाइचार्म, ठीक है, फिर आ जाता है जुपिटर, फिर आ जाता है एनाकोंडा, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो मेजर यूज होते हैं, मैंने उनकी बात की। तो जैसा बताया कि पाइथन के अंदर दो तरह के एडिटर्स होते हैं, बराबर। कौन कौन से? एक जनरल एडिटर्स हैं और दूसरे हैं पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स। तो ये जो सारे आप देख रहे हैं ये जनरल एडिटर्स हैं, और ये जो सारे आप देख रहे हैं ये क्या है? पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स है। नाउ द क्वेश्चन, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर जनरल एडिटर में सारी लैंग्वेज को प्रॉपरली रन कर सकते हैं, पाइथन स्पेसिफिक में पाइथन के अकॉर्डिंग उन्होंने स्पेशल कुछ फीचर्स दिए होते हैं। पाइथन में सर सिर्फ ओनली ठीक है, पाइथन लैंग्वेज समझ ठीक पाता है वो ओके कंपाइलर। ओके ओके। देखिए जनरल एडिटर्स का मतलब, जैसा आप लोग सभी लोग ने कहा सही है, जनरल एडिटर का मतलब, इसके अंदर जनरल एडिटर्स का मतलब कि उन सॉफ्टवेयर के अंदर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने VS कोड लिया, तो VS कोड के अंदर आप C प्रोग्रामिंग का कोड भी लिख सकते हैं, C++ का कोड भी लिख सकते हैं, PHP का, पाइथन का, जावा का, सबका कोड लिख सकते हैं। तो जनरल एडिटर्स मतलब उसके अंदर आप सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं। और पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स मतलब जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग का कोड ही आप लिख सकते हो। जैसे पाइचार्म है, जुपिटर है, तो ये सिर्फ पाइथन का कोड लिखने के लिए ही यूज होते हैं। जबकि VS कोड जैसे सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप C का कोड भी लिखते हुए देखेंगे, C++, PHP, सबका कोड हम लोग लिख सकते हैं। तो जनरल एडिटर्स मतलब उसमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड लिख सकते हैं। पाइथन स्पेसिफिक एडिटर्स मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पाइथन का कोड लिख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि चलो इतने सारे एडिटर्स अवेलेबल है, इसमें से हम लोग कौन सा एडिटर यूज करने वाले हैं और क्यों, राइट? देखिए पहले तो इसका आंसर क्या है तो मैं आपको बता दूं, ऐसे तो कोई नियम नहीं, इतने सारे एडिटर्स में से आप कोई भी एडिटर्स आप यूज कर सकते हो, राइट? अभी जितने सारे एडिटर्स में से सवाल है कि हम कौन सा एडिटर यूज करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इतने जितने भी एडिटर्स दिए उसमें से आपको जो भी पसंद हो वो एडिटर आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये 15 डेज की इंटर्नशिप के दौरान मैं यूज करने वाला हूँ सबलाइम टेक्स्ट, राइट? मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ, एडिटर यूज करने वाला हूँ सबलाइम टेक्स्ट। तो फिर लोगों के सवाल होंगे कि सर सबलाइम टेक्स्ट ही क्यों, VS कोड या पाइचार्म ऐसा सॉफ्टवेयर क्यों नहीं? तो समझते हैं, उसका भी आंसर दिया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा कि इतने सारे एडिटर्स में से ऐसे तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट इस 15 डेज की समर इंटर्नशिप के लिए मैं यूज करने वाला हूं सबलाइम टेक्स्ट।
अब क्वेश्चन आता है व्हाई सबलाइम टेक्स्ट, तो इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका आंसर क्या है। तो पहली चीज तो ये सबलाइम जो टेक्स्ट होता है वो कैसा है, लाइट वेट है। कैसा है, लाइट वेट है, ठीक है। और लाइट वेट होने की वजह से इसका परफॉर्मेंस फास्ट होता है। अब हम लोग समझते हैं, मैंने बताया कि हम लोग 15 दिन की इंटर्नशिप के लिए कौन सा एडिटर यूज करेंगे, सबलाइम टेक्स्ट। आंसर आता है, क्वेश्चन है कि क्यों, तो उसका आंसर है 2 कि भाई सबलाइम टेक्स्ट लाइट वेट है। अब लाइट वेट का मतलब क्या, तो देखिए अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं कि 2 तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है हैवी वेट और दूसरा सॉफ्टवेयर होता है लाइट वेट। 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, हैवी वेट और लाइट वेट। तो जिस सॉफ्टवेयर की साइज बहुत ज्यादा होती है उसे हम लोग हैवी वेट सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर की साइज बहुत कम होती है उसे हम लोग लाइट वेट कहते हैं। समझिए, जिस सॉफ्टवेयर की साइज बहुत ज्यादा होती है उसे हम लोग हैवी वेट कहते हैं, और जिस सॉफ्टवेयर की साइज बहुत कम होती है उसे लाइट वेट कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर आप नेटबीन्स देखेंगे तो नेटबीन्स 400 MB का सॉफ्टवेयर है। कितना, अगर हम लोग नेटबीन्स की बात देखें तो नेटबीन्स 400 MB का सॉफ्टवेयर है। उसी की जगह अगर सबलाइम टेक्स्ट देखूं तो 10.4 MB का सॉफ्टवेयर है। मतलब समझ लो सबलाइम टेक्स्ट 10 MB का सॉफ्टवेयर और नेटबीन्स 400 MB का सॉफ्टवेयर है, इसका 40 गुना है। समझ में आ रहा है, दिख रहा है। तो 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, हैवी वेट और लाइट वेट। जिस सॉफ्टवेयर की साइज बहुत ज्यादा होती है उसे हैवी वेट कहते हैं, जिस सॉफ्टवेयर की साइज बहुत कम होती है उसे लाइट वेट कहते हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट की साइज बहुत कम है इसलिए लाइट वेट हो गया। और कोई भी सॉफ्टवेयर लाइट वेट होता है तो उसका परफॉर्मेंस फास्ट होता है। अब इसका परफॉर्मेंस का क्या मतलब, परफॉर्मेंस का ये मतलब है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो तुरंत क्रिएट हो जाएगी, फाइल ओपन करनी है, क्लोज करनी है, तुरंत ओपन क्लोज हो जाएगी। कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तुरंत क्रिएट हो जाएगा, कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है, क्लोज करना है, कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, सब कुछ एकदम फास्टली काम करेगा। लेकिन अगर हैवी वेट सॉफ्टवेयर हो तो एक एग्जांपल के तौर पे आपने देखा होगा फोटोशॉप। अगर आपने कभी फोटोशॉप यूज किया हो तो ध्यान से देखिए, अगर उसके अंदर कोई इमेज ओपन करोगी तो इतना टाइम लगेगा कि जितनी देर में हम लोग 1 कप चाय पी के आ जाएंगे। मतलब जो हेवी वेट सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको मे बी उसके अंदर फीचर्स ज्यादा हो सकते हैं बट उसका परफॉर्मेंस स्लो होता है। मतलब कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो भी टाइम ज्यादा लगता है, कोई फाइल ओपन करनी है, कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, हर चीज के अंदर टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन जो लाइट वेट सॉफ्टवेयर होते हैं उसका परफॉर्मेंस फास्ट होता है, मतलब हर चीज उसके अंदर फास्टली काम करता है। तो सबलाइम टेक्स्ट क्या है, उसकी साइज बहुत कम है इसलिए लाइट वेट है, और लाइट वेट होने की वजह से इसका परफॉर्मेंस फास्ट है। मतलब सबलाइम टेक्स्ट के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करना, ओपन करना, क्लोज करना, फाइल क्लोज करना, ओपन क्लोज क्रिएट, कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करना, सब कुछ एकदम फास्टली वर्क करता है। ठीक है, तो तीसरा यूज इसका क्या है, तीसरा यूज ध्यान से समझिए कि ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्या है, सबलाइम टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब कोई बताएगा प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ओएस में सर सपोर्ट कर सकते हो। मैंने प्लेटफॉर्म का मतलब पूछा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का नहीं। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने जो आंसर दिया वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का है। समझिए, सबलाइम टेक्स्ट कैसा है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। देखिए अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज है, लिनक्स है, मैक है। तो अगर आपको नहीं पता हो तो बता दूं, अगर आपने सुना होगा एक डॉटनेट प्रोग्रामिंग, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे ही एक डॉटनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको पता है कि डॉटनेट का जो कोड होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन होता है। समझना, डॉटनेट प्रोग्रामिंग का जो कोड है वो सिर्फ और सिर्फ विंडोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होता है। तो आप समझिए डॉटनेट का कोड सिर्फ विंडोज पे रन होता है। अब कल जाके कहीं विंडोज बंद हो जाए तो डॉटनेट का कोड रन कैसे होगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जो डॉटनेट एक ही विंडोज, डॉटनेट का कोड विंडोज पे ही सिर्फ रन हो सकता है, लिनक्स और मैक पे रन नहीं हो सकता है। राइट, इसलिए क्या है कि डॉटनेट है वो विंडोज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो राइट, मतलब इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। डॉटनेट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका कोड सिर्फ और सिर्फ विंडोज पर ही रन होता है, लिनक्स और मैक पे रन नहीं होता। इसलिए कल जाके अगर विंडोज बंद हो जाए तो डॉटनेट तो फंस जाएगा। इसलिए डॉटनेट विंडोज पर डिपेंडेंट है, इसलिए डॉटनेट को बोलते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जबकि अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि पाइथन का जो कोड होता है आप विंडोज पे भी रन कर सकते हैं, लिनक्स पे भी रन कर सकते हैं, मैक पे भी रन कर सकते हैं। मतलब पाइथन का कोड हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है। तो कल जाके अगर विंडोज बंद हो जाती है तो हम लिनक्स में हमारा कोड रन करेंगे, लिनक्स बंद हो जाती है तो मैक पे हमारा कोड रन करेंगे। तो मतलब जो पाइथन है वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए पाइथन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो पाइथन का पहला फीचर समझ लीजिए सभी कि पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दैट मींस कि पाइथन का कोड आप विंडोज, लिनक्स, मैक किसी के ऊपर भी रन कर सकते हैं।
तो उसी तरह से ये जो सॉफ्टवेयर है सबलाइम टेक्स्ट, ये भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब इस सॉफ्टवेयर को आप विंडोज पे, लिनक्स पे, मैक किसी पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबलाइम टेक्स्ट यूज करने का रीजन क्या है? लाइट वेट है, साइज कम है, परफॉर्मेंस फास्ट है लाइट वेट होने की वजह से, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबलाइम टेक्स्ट को चला सकता है, विंडोज, लिनक्स, मैक। और चौथा यूज कैसा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब इसको आपको परचेज वगैरह करने की जरूरत होती नहीं है। इसलिए हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं? सबलाइम टेक्स्ट। आया समझ में? सबलाइम टेक्स्ट यूज करने वाले क्योंकि लाइट वेट है, परफॉर्मेंस फास्ट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट इसमें एक सवाल खड़ा हो सकता है कि सर ठीक है, अभी तो हम लोग समर इंटर्नशिप के लिए कोड लिखने के लिए सबलाइम टेक्स्ट का यूज करेंगे, लेकिन आप हमको ये बताइए कि जब आप लोग क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उस समय पे भी कोड करने के लिए क्या सबलाइम टेक्स्ट का ही यूज करते हो, या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब डेवलपर काम करते हैं तो क्या वो सबलाइम टेक्स्ट का यूज करते हैं? नहीं। तो वो लोग सब यूज करते, कौन से सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? तो वो लोग ज्यादातर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं पाइचार्म। तो फिर यहाँ पे हमारे सामने एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि कंपनी में लोग यूज करते हैं पाइचार्म, तो हम लोग सबलाइम टेक्स्ट क्यों यूज कर रहे हैं? हम लोग डायरेक्टली पाइचार्म भी तो यूज कर सकते हैं, जिससे हम कंपनी में जाएंगे तो हमको काम भी लगेगा। तो इसका आंसर ऐसा है कि जब आप पाइचार्म को इंस्टॉल करने जाएंगे ना, तो वहां पे लिखा होगा कि पाइचार्म को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 GB रैम। क्या लिखा होगा? पाइचार्म को इंस्टॉल करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 GB रैम और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट 8 GB रैम होता है। तो बता सकता है इसका क्या मतलब है? समझिए, जब आप पाइचार्म सॉफ्टवेयर, एक मिनट, जब आप पाइचार्म 8 GB चाहिए। देखिए सभी लोग जब आप पाइचार्म इंस्टॉल करने जाएंगे ना, तो वहां लिखा होगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 GB रैम है और रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट 8 GB रैम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 4 GB रैम, मतलब अगर आपके पीसी के अंदर 4 GB रैम है तो पाइचार्म आपके पीसी में सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा। लेकिन वो कैसा चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं, हैंग हो सकता है, लोड ले सकता है, चिपक सकता है, वगैरह वगैरह। अगर आप तो कंपनी कहती है कि अगर पाइचार्म को अगर आप अच्छे से चलाना है तो आपके पीसी के अंदर 8 GB रैम और i5 प्रोसेसर होना चाहिए। और जितना मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट के लेवल पर हर किसी के पास i5 प्रोसेसर वाला लैपटॉप और 8 GB रैम वाला लैपटॉप होना इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अभी हम लोग पाइचार्म नहीं करवा रहे हैं। इन फ्यूचर जब हम लोग काम करते हैं तो पाइचार्म भी सिखाते हैं। तो अभी हम लोग सबलाइम टेक्स्ट ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि सबलाइम टेक्स्ट में कैसा है कि 1 GB रैम के अंदर भी सबलाइम टेक्स्ट बेस्ड चलता है, राइट? तो 1 GB रैम तो हर किसी के पीसी में हो ही सकती है, इसलिए हम लोग प्रिफर करते हैं किसको? सबलाइम टेक्स्ट को। लेकिन जब हम लोग आगे काम करते हैं तो हम लोग ये भी सिखाते हैं कि पाइचार्म के साथ अगर आप करना चाहते हो तो आप कैसे करते हैं। इज दैट फाइन? तो मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर कोड लिखने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जनरल एडिटर और पाइथन स्पेसिफिक एडिटर। लेकिन अब हम लोगों ने कौन सा सिलेक्ट कर लिया है कोड लिखने के लिए? सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है? क्योंकि लाइट वेट है, परफॉर्मेंस फास्ट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलो, तो कोड लिखने के लिए तो सॉफ्टवेयर मिल गया। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे दिमाग में जो लोग नए हैं पाइथन में, उनके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर पाइथन का कोड लिखने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो मे बी पाइथन का कोड रन करने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाइथन का कोड लिखने के लिए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसमें से आप कोई भी ले सकते हो। लेकिन पाइथन का कोड रन करने के लिए सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है और वो है python.exe। मतलब कोड लिखने के लिए आप तो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, लेकिन रन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको यही सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है? python.exe, राइट? तो यहां तक हमको पता चल गया। तो मैंने कहा कि पाइथन के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो आपको 2 ही सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। कौन कौन से? एक पाइथन का कोड लिखने के लिए, दूसरा पाइथन का कोड रन करने के लिए। तो पाइथन का कोड लिखने के लिए हम लोगों ने ले लिया है सबलाइम टेक्स्ट और रन करने के लिए हम लोगों ने ले लिया है पाइथन। दोनों सॉफ्टवेयर पता चल गया। चलिए ठीक है, अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे? तो सॉफ्टवेयर पता तो चल गया, अब मुझे क्या करना है? इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करते हैं? तो डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना हमको सीखना पड़ेगा। और इंस्टॉलेशन में लोग कुछ गलतियां करते हैं, वो क्या ध्यान रखना है वो आपको मैं बताऊंगा। तो सेकंड स्टेप हम लोग समझते हैं कि भाई सबलाइम टेक्स्ट को आप डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप नेट पर चले जाइए, सिंपल। देखिए, अगर सबलाइम टेक्स्ट की बात करें, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता दूं कि सबलाइम टेक्स्ट के अभी तक 4 वर्जन आ चुके हैं। सबलाइम टेक्स्ट 1, 2, 3, 4 उसका वर्जन है, वो लेटेस्ट वर्जन है। बट अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो ज्यादातर लोग सबलाइम टेक्स्ट का 3rd वर्जन ही यूज करते हैं, तो हम लोग भी वही यूज करने वाले हैं।
तो आप क्या करेंगे, अगर आपको सबलाइम टेक्स्ट का 3rd वर्जन चाहिए तो आप गूगल पे चले जाइए और आपको गूगल पे जाके लिखना है सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड। क्या लिखना है? सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड। तो जैसे ही सबलाइम टेक्स्ट 3 आप डाउनलोड लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो आपके सामने ऐसी फर्स्ट लिंक आ जाएगी। देखिए सबलाइम टेक्स्ट 3 लिखा, डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से लिंक आ जाएगी। हमको सिर्फ फर्स्ट लिंक ही देखना है, उसके नीचे नहीं जाना है। फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आप ध्यान से देखिए, आपको दिखेगा 3rd ऑप्शन लिखा होगा विंडोज 64 बीट। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबलाइम टेक्स्ट आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा, राइट। फिर इसको इंस्टॉल करना है, तो वही हमारा देसी स्टाइल, डबल क्लिक करो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस पे डबल क्लिक करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे इंस्टॉल हो जाए तो आप अपने पीसी में जाके ऐसे सर्च कर लीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे अगर ऐसा दिखता है सबलाइम टेक्स्ट 3, मतलब आपने सबलाइम टेक्स्ट को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, राइट। चलो ये हो गया। अब मुझे दूसरा क्या करना है? दूसरा मुझे इंस्टॉल करना है पाइथन को। तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। क्या लिखेंगे? पाइथन, और फिर लिख देंगे डाउनलोड। ठीक है, क्या लिख देंगे? डाउनलोड। तो अभी भी जैसे आप पाइथन डाउनलोड लिखोगे आपके सामने लिंक आ जाएगी, तो आपको फर्स्ट लिंक पर ही जाना है। क्या करना है? फर्स्ट लिंक पर ही जाना है। तो हम लोग आ गए फर्स्ट लिंक पर। तो इस जैसे आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करोगे तो इस साइट पर आ जाओगे। अब चलो आप में से कोई बता सकता है कि मेरे को पाइथन डाउनलोड करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करेंगे अब हम लोग? यहाँ पर उसका इंस्टॉलर मिल जाएगा या फिर कोई पैकेज होगा वो मिल जाएगा। देखिए अभी हम लोग सब लोग क्या करेंगे, आप YouTube वगैरह वीडियोस पे देखोगे ना तो वहां लिखा होगा। देखो जैसे मैंने पाइथन डाउनलोड लिखा, फर्स्ट लिंक आई, उस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है डाउनलोड पाइथन 3.11.4, इट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। तो लोग क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करके पाइथन इंस्टॉल कर ले, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सवाल समझना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब सवाल होगा कि सर ऐसा क्यों नहीं करना है, या तो लिखा हुआ है डाउनलोड पाइथन। तो इसलिए नहीं करना है कि आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि जनरली सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, 32 बीट के होते हैं, 64 बीट के भी होते हैं। अब जब आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करोगे तो इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो 32 बीट का होगा या 64 बीट का होगा। तो मान लो आपका सिस्टम 64 बीट का है और ये डाउनलोड करोगे तब 32 बीट का डाउनलोड हो रहा है, तो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा? नहीं होगा। तो एरर आ सकती है। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से बीट का है, ये 32 का है या 64 का है। दूसरी चीज, इन्होंने यहाँ से आप डाउनलोड करोगे तो पाइथन का सिर्फ लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड होगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका सिस्टम पुराना है, मतलब आप में विंडोज 7 या एक्सपी ऐसा है, तो उसमें लेटेस्ट वर्जन नहीं चलेगा, आपको पुराना वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप पुराना वर्जन भी डाउनलोड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कभी भी डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप पाइथन को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप फूटर के अंदर चले जाइए, और फूटर के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखो सेकंड कॉलम आपको दिखेगा डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा विंडोज। आपको विंडोज पे क्लिक करना है। तो जब आप विंडोज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। देखिए जब आप विंडोज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। तो इसमें आप जाएंगे ना तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है कि पाइथन 3.11.4 कैन नॉट बी यूज्ड ऑन विंडोज 7 और अर्लियर। मतलब ये जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 7 या उसके पहले वाले जो वर्जन थे उसके ऊपर इंस्टॉल नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है विंडोज इंस्टॉलर 32 बीट। तो जिसका 32 बीट है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है, जिसका 64 बीट है इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपका सिस्टम 32 बीट है ना तो भी आपको 32 बीट नहीं डाउनलोड करना है। क्यों? अब सोचिए अगर आपका सिस्टम 32 बीट है तो आप पाइथन का 32 बीट का वर्जन डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल करोगे, आपका काम हो जाएगा। अभी तो काम हो जाएगा, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, जब आप जेंगो फ्रेमवर्क के अंदर आएंगे तो जेंगो फ्रेमवर्क में क्या होता है, आप प्रोजेक्ट बनाते हो। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको बहुत सारी लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है, और अगर आपको नहीं पता हो तो आजकल जितनी भी लाइब्रेरी डेवलप होती है वो 64 बीट के अकॉर्डिंग ही होती है। अब मान लो आपको प्रोजेक्ट में कोई लाइब्रेरी की जरूरत पड़ गई, वो 64 बीट वाली है, आपका सिस्टम 32 बीट है, तो वो काम ही नहीं करेगी। तो उस समय पर आपको सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि जब भी आप पाइथन इंस्टॉल करें तो आप देख लीजिए कि आपका सिस्टम कितना बीट है। अगर 32 बीट है पहले से ही उसको अनइंस्टॉल करके 64 बीट इंस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद आप इसको इंस्टॉल करिए, राइट। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे विंडोज इंस्टॉलर 64 बीट, आपने डाउनलोड कर लिया, आ गया। अब क्या करना है, इसको डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल करना है। लेकिन पाइथन को इंस्टॉल करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी है आपको। वो चीजें क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सर्च में जाना है और CMD लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है।
जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन cmd लिखोगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पाइथन लिखना है और एंटर करना है। समझ में आया? पाइथन डाउनलोड कर लिया, अब इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और उसमें पाइथन लिखना है। पाइथन लिख के आप एंटर मारोगे ना तो क्या होगा, आपको अगर आपके पीसी के अंदर पाइथन इंस्टॉल होगा तो उसका वर्जन दिखेगा। देखो मेरे पीसी में पाइथन इंस्टॉल्ड है तो उसका वर्जन दिख रहा है। कौन सा वर्जन है? 3.10.4। लेकिन अगर आपके पीसी के अंदर पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो उसकी जगह पर ब्लैंक दिखेगा। समझिए मैंने क्या बोला? कमांड, आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, उसमें पाइथन लिख के एंटर मारिए। अगर आपके पीसी के अंदर पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा तो ब्लैंक दिखेगा, अगर पाइथन इंस्टॉल होगा तो उसका वर्जन दिखेगा। तो आप समझ लीजिए कि आप न्यू है, आपने कभी पाइथन में प्रोग्राम नहीं लिखा तो आपको ब्लैंक दिखना चाहिए। चलिए आपने चेक कर लिया, अब मुझे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने में भी दो गलतियां लोग एक गलती करते हैं, वो खास ध्यान रखनी है। क्या? देखिए मेरे अंदर पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं बता नहीं पाऊंगा, तो मैं आपको नेट पे बताता हूँ क्या गलती नहीं करनी है आपको। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे फिर मैं एक स्क्रीन दिखाता हूं आपको। हाँ देखिए, जब आप पाइथन पे डबल क्लिक करेंगे ना तो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने इस तरह की आएगी। क्या आएगी? आपका मान लो वर्जन 3.11.4 है तो इसकी जगह पे 3.11.4 लिखा हुआ आएगा, राइट? तो जब भी आप डबल पाइथन का आपने डाउनलोड कर लिया सेटअप, अब जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहली स्क्रीन आपके सामने ये आ जाएगी। अब आपको क्या खास ध्यान रखना है, इसके अंदर नीचे यहाँ पे देखोगे ना, ये चीज यहाँ पे तो दो चेक बॉक्स आपको दिखेंगे। देखो ये दिख रहे हैं, ये दो चेक बॉक्स आपको दिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये पहले वाला जो चेक बॉक्स है ना, यूज एडमिन प्रिविलेज व्हेन इंस्टॉलिंग py.exe, इस पे तो चेक होगा ही। लेकिन जो दूसरा वाला चेक बॉक्स है एड python.exe टू पाथ, ये चेक बॉक्स चेक्ड नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी चेक्ड करना है, मतलब दोनों चेक बॉक्स चेक्ड होने चाहिए। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। ध्यान रखिए, अगर उस चेक बॉक्स पे आप चेक्ड करना भूल गए तो क्या होगा, पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, लेकिन इसके बावजूद आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप पाइथन लिखोगे तो पाइथन का वर्जन आपको नहीं दिखेगा। वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया होगा तो भी फिर आपको मैन्युअली एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ेगा, तभी आपको दिखेगा। तो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस, लोग गलतियां कर जाते हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि पाइथन इंस्टॉलेशन में जब पहली स्क्रीन आए तो दोनों चेकबॉक्स को चेक्ड करना है, उसके बाद इंस्टॉल नाउ और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देना है। अगर आप इस तरह से, और फिर जैसे इंस्टॉल हो जाए फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाके फिर पाइथन लिख के एंटर मारना है। आपको पाइथन का वर्जन प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। अगर पाइथन का वर्जन प्रॉपर्ली दिखता है दैट मीन्स के यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड द पाइथन, लाइक आपने सक्सेसफुली पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, आपको ऐसा मानना है। तो यहाँ पे हो गया, जैसे मैंने बताया कि पाइथन के अंदर अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो दो सॉफ्टवेयर चाहिए थे। कौन कौन से? सबलाइम टेक्स्ट कोड लिखने के लिए, रन करने के लिए पाइथन। दोनों को डाउनलोड कैसे करना है मैंने बता दिया, दोनों को इंस्टॉल कैसे करना है वो भी हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। क्या करेंगे? अब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल करने में कैसा है, ठीक है, देखिए सबसे पहला नियम, अगर पाइथन के अंदर, पहली बात है, ठीक है, आप पहली चीज नोट डाउन कर लीजिए कि पाइथन की फाइल को आप कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं। उसमें कोई रूल नहीं है। पाइथन की फाइल को आप सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, एफ ड्राइव में, पाइथन की फाइल को आप जहां पर चाहे वहां पर आप स्टोर कर सकते हैं, राइट? तो मैं क्या चाहता हूं, मैं पाइथन की फाइल को डेस्कटॉप पर स्टोर करना चाहता हूं। तो पाइथन की फाइल को आप जहां पर भी स्टोर करना चाहते हैं वहां पर एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए। तो मैं पाइथन की जो भी फाइल बनाऊंगा उसको डेस्कटॉप पे स्टोर करना चाहता हूं, इसलिए मैं डेस्कटॉप पर आया और डेस्कटॉप पर मैंने क्या कर दिया, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। फोल्डर का नाम दे दिया है समर इंटर्नशिप 2023 SI 2023 और डैश करके मैंने क्या दे दिया है, ऑनलाइन। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने क्या किया, पाइथन की फाइल को आप कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में। मैं पाइथन की फाइल को डेस्कटॉप पर स्टोर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बन गया एक फोल्डर। अब सेकंड चीज आपको क्या करना है, दूसरी चीज आपको जाना है सबलाइम टेक्स्ट में। क्या करना है, दूसरा स्टेप आपको ओपन करना है सबलाइम टेक्स्ट। जब आप सबलाइम टेक्स्ट ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। ये पुराना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, आपको ऐसा दिखेगा, दिख रहा है? तो आपको क्या करना है, मैंने क्या किया, स्टेप 1 डेस्कटॉप पर गए, आपने एक फोल्डर बना दिया। स्टेप 2 सबलाइम टेक्स्ट के अंदर जाना है। सबलाइम टेक्स्ट के अंदर जाना है और पहला मेनू होता है फाइल मेनू। फाइल मेनू के अंदर जाना है और उसके अंदर थर्ड ऑप्शन होता है ओपन फोल्डर। क्या करना है, सबलाइम टेक्स्ट ओपन किया,
उसके अंदर फाइल मेन्यू यानी फर्स्ट मेन्यू के अंदर गए, उसमें थर्ड ऑप्शन होता है ओपन फोल्डर, उसके अंदर आपको चले जाना है। ओपन फोल्डर के अंदर आप चले गए थर्ड ऑप्शन के अंदर, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन के अंदर आप चले गए, उसके बाद आपको क्या करना है, तो मैंने क्या बोला, फाइल के अंदर गया, फर्स्ट मेनू, थर्ड ऑप्शन, फाइल के अंदर ओपन फोल्डर, और फिर आप फोल्डर ओपन कर दीजिए जो आपने बनाया है। तो कौन सा बनाया है हम लोगों ने, SI 2023 ऑनलाइन, इस फोल्डर को सिलेक्ट कर दीजिए, दैट्स इट, आ गया। स्टेप 1 डेस्कटॉप पे गया, एक फोल्डर बना दिया SI 2023 ऑनलाइन। स्टेप 2 सबलाइम टेक्स्ट में गया, फाइल मेनू में गया, ओपन फोल्डर, और वो फोल्डर जो बनाया उसको मैंने ओपन कर दिया। अब अगर आप मान लो कि पाइथन की फाइल क्रिएट करना चाहते हो, तो फाइल क्रिएट करने का तरीका क्या है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसके ऊपर आप राइट क्लिक करिए, न्यू फाइल, कंट्रोल है, जैसे सी की फाइल को .c से सेव करते हैं, PHP की फाइल को .php से सेव करते हैं, उसी तरह से पाइथन की फाइल को हम लोग .py से सेव करते हैं। आ गया, ठीक है। दूसरी फाइल क्रिएट करनी है, अगेन मैंने राइट क्लिक किया, कंट्रोल S, फाइल का नाम दे दिया test.py। अगेन मुझे नई फाइल क्रिएट करनी है, तो राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल, कंट्रोल S, hello.py, ठीक है। मुझे कोई फोल्डर क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू फोल्डर, लाइक दिस, इमेजेस। मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना है, तो राइट क्लिक करूंगा, न्यू फोल्डर, CSS। मुझे एक और फोल्डर क्रिएट करना है, तो राइट क्लिक करूंगा, न्यू फोल्डर, JS। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नई फाइल बनानी है तो राइट क्लिक करके आप नई फाइल बना सकते हैं, अगर आपको नया फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक करके आप नया फोल्डर बना सकते हैं। आया यहाँ तक समझ में? तो हम लोगों ने फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, प्रोजेक्ट्स बनाना सीख लिया है। अब मुझे क्या करना है, मेरा टास्क क्या है कि जब मैं इस डेमो नाम की फाइल को रन करूं, क्या करूं, जब मैं इस डेमो नाम की फाइल को रन करूं तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए। क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। समझ में आया? हमारा टास्क क्या है कि जब मैं इस demo.py नाम की फाइल को रन करूं तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए। क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। सिंपल टास्क है, जब आप demo.py नाम की फाइल को रन करें तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। लेकिन उसके लिए आपको दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहला चीज तो आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए, आप लोगों में से कोई बता सकता है कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग के बीच में क्या डिफरेंस है? स्ट्रिंग सर, स्ट्रिंग जो रहते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं, और कैरेक्टर मतलब वेरिएबल टाइप्स रहते हैं। समझिए, Strings कैरेक्टर are का group of characters, and character is a one. I mean, is a letter or anything. ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल अल्फाबेट्स। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंगल अल्फाबेट्स, लाइक दिस, ऐसा। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, सिंगल अल्फाबेट्स लाइक ABCD, जिसे हम लोग सिंगल कोटेशन के अंदर लिखते हैं, ये कैरेक्टर होता है। और स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर। जहां पर भी एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं उसे हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग के तौर पे किसी का नाम हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है, कोई मैसेज हो सकता है, कोई पैराग्राफ हो सकता है, और इसे डबल कोट के अंदर लिखा जा सकता है, लाइक दिस, जैसे मैंने लिखा। आया समझ में? तो दो डेटा टाइप है। जब कल हम लोग वेरिएबल और डेटा टाइप की थियरी कल के सेशन में हम लोग जब सीखेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इनके बारे में। फिलहाल आप यही समझिए कि कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल अल्फाबेट्स, मतलब लाइक ABC, जिसे सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है। और स्ट्रिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जहां पर भी एक से ज्यादा कैरेक्टर होते हैं उसे स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग को जनरली हम लोग डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। राइट, चलिए समझ में आ गया होगा। तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है, तो मुझे प्रिंट करवाना है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। क्या प्रिंट करवाना है, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। लिख दिया। तो बताइए, मैंने वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा है, ये क्या है, कैरेक्टर है कि स्ट्रिंग है? स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। इसको किसमें लिखना पड़ेगा, डबल कोट के अंदर। मैंने पूछा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग है, इसलिए इसे हम लोग किसमें लिखेंगे, डबल कोट के अंदर। अगर एक कैरेक्टर होता तो हम लोग किसमें लिखते, सिंगल कोटेशन के अंदर। राइट, इसको प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले बताइए कि प्रोग्रामिंग सी के अंदर प्रिंट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता था? आपको याद होगा, प्रोग्रामिंग सी के अंदर मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम लोग printf फंक्शन का यूज करते थे। C++ के अंदर मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम लोग cout फंक्शन का यूज करते थे। उसी तरह से अगर पाइथन के अंदर अगर आप मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो, कुछ भी प्रिंट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज होता है।
प्रिंट फंक्शन का नाम है और राउंड ब्रैकेट होता है वो फंक्शन का सिंबल है। किसी के नाम के पीछे जैसे मैं कोई आपसे लिख दे हेलो और उसके पीछे राउंड ब्रैकेट लगा दिया, अब आपसे पूछे हेलो क्या है, तो आपको बोलना है हेलो एक फंक्शन है। तो राउंड ब्रैकेट ओपन और क्लोज क्या है, फंक्शन का सिंबल है। तो मैंने क्या बोला, जैसे सी में मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ का यूज होता था, सी प्लस प्लस में सी आउट का यूज होता था, उसी तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज होता है। तो इस प्रिंट फंक्शन का काम क्या है कि इसके अंदर आप जो भी लिखते हो ना वो ये प्रिंट कर देता है। तो मुझे इसको प्रिंट करवाना था तो मैंने इसके अंदर डाल दिया, देखिए ये आपका कोड हो गया है रेडी। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, हर लाइन के एंड में सेमीकोलन करना होता है। पाइथन के अंदर किसी भी लाइन के एंड में सेमीकोलन करने की जरूरत नहीं होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, पाइथन में किसी भी लाइन के एंड में आपको सेमीकोलन करना नहीं होता है। दूसरी चीज आप देखोगे, अगर यही कोड मेरे को प्रोग्रामिंग सी में लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main, क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद मतलब इतना सारा कोड लिखते फिर लाइन आती प्रिंट एफ वाली। तो सी के अंदर बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। तो पाइथन के दो फीचर्स है, पाइथन के अंदर जो कोड होता है ना वो बहुत छोटा होता है। दूसरी बात, पाइथन के अंदर कोड एक तो छोटा होता है और लिखने का तरीका बहुत आसान होता है, इसलिए हर कोई इसको आसानी से सीख सकता है। आया समझ में, राइट। तो हमारा देखिए ये कोड हो गया है रेडी। अब मुझे इस डेमो नाम की फाइल को रन करना है। तो इस डेमो नाम की फाइल को हम लोग कैसे रन करेंगे, ठीक है। तो इस डेमो नाम की फाइल को मुझे रन करना है। तो देखिए रन करने का तरीका, जब भी आपको किसी फाइल समझना मुझे क्या करना है, तो मुझे इस डेमो नाम की फाइल को रन करना है। तो किसी भी फाइल को रन करने का तरीका क्या है, जिस फाइल को आप रन करना चाहते हो वो फाइल जिस फोल्डर में हो ना उस फोल्डर में चले जाइए। जैसे मुझे अभी किस फाइल को रन करना है, डेमो को, तो डेमो नाम की फाइल किस फोल्डर में है, SI 2023 ऑनलाइन। समझना, आप जिस फाइल को रन करना चाहते हो वो फाइल जिस फोल्डर के अंदर हो उस फोल्डर के अंदर आप चले जाइए। तो वो किस डेमो को रन करना है, डेमो नाम की फाइल किस फोल्डर में है, SI 2023 ऑनलाइन। तो इस फोल्डर में मैं आ गया और इसके अंदर आके ऊपर क्लिक करना है। क्या करना है, ऊपर क्लिक करना है और वहां पे लिखना है CMD। तो इससे क्या होगा कि उस फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। समझना, आपको जिस फाइल को रन करना है वो फाइल जिस फोल्डर के अंदर हो उस फोल्डर में आप चले जाइए। जैसे इस फोल्डर में आ गया और उस फोल्डर के ऊपर जाके आप क्या लिखिए, CMD। इससे क्या होगा, उस फोल्डर के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब जिस भी फाइल को रन करना है उस फाइल को रन करने का तरीका, आप पाइथन लिखिए, स्पेस करिए और उस फाइल का नाम लिख दीजिए जिसको आपको रन करना है। तो आपने लिख दिया डेमो। देखिए ये आपकी फाइल रन हो गई। क्या हो गई, आपकी फाइल रन हो गई। आप फाइल में चेंज करके देखिए और ज्यादा समझ में आएगा। यू ऑल कैन लर्न, एक और लाइन लिख रहा हूं, पाइथन इजीली, ठीक है। 2 लाइन लिख दी। अभी आप रन करके देखिए, 2 लाइन लिखेगी। देखिए प्रोग्रामिंग सी और C++ में कैसा होता था कि नई लाइन के लिए आपको स्लेशन देना पड़ता था, लेकिन पाइथन के अंदर नई लाइन के लिए स्लेशन नहीं देना होता है। जब आप प्रिंट से कोई भी प्रिंट करवाते तो ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन के अंदर ही प्रिंट होता है। आ गया। एक और लाइन प्रिंट करा के देखते हैं। मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पे थैंक यू, देखिए 3 लाइन हो गई। अब इसको मुझे रन करना है तो चलिए आप वापस करके देखेंगे तो 3 लाइन दिखेगी। देखिए अब जब रन करते करते आपकी स्क्रीन बहुत फुल हो जाती है, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे को तो स्क्रीन क्लियर करना है, तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए आता है CLS। देखो स्क्रीन क्लियर हो गई, राइट। आया यहाँ तक समझ में। तो इस तरह से आप कोई भी फाइल क्रिएट करके उसको रन करते हैं। चलिए, तो कौन बता सकता है कि यहाँ कोई आप में से कौन ऐसा बोल सकता है कि सर यहाँ तक मेरे को कंप्लीटली समझ में आ गया है। कोई भी एक बंदा अनम्यूट हो जाइए। यस मुझे सर आई गॉट। चलिए एक बंदा, एक बार, क्या नाम है दोस्त आपका, बोलिए कोई भी एक जन। क्या नाम है आपका, दीपक। चलिए दीपक बताइए, मुझे क्या करना है पता है, इस JS नाम के फोल्डर में 2 फाइल बनानी है, JS1 और JS2। क्या करना पड़ेगा, JS1 में सर वहाँ पे फोल्डर पे जाकर क्लिक करके और वहां से डायरेक्ट हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं वहां पर। समझिए, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या चाहता हूं, मैंने कहा कि मेरे को JS नाम के फोल्डर के अंदर 2 फाइल बनानी है, JS1 और JS2। तो आप सोचेंगे फाइल बनानी है तो राइट क्लिक, इसके ऊपर मत राइट क्लिक कर देना, SI 2022 पे नहीं। हाँ, आपको फाइल किसमें स्टोर करनी है, JS में। तो आप क्या करेंगे, JS के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, फिर Ctrl+S JS1.py। उसके अंदर दूसरी फाइल क्रिएट करनी है तो अगेन राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल,
gs2.py, तो देखिए 2 फाइल क्रिएट हो गई, राइट। अब आप देखेंगे तो इधर दिखेगी, मतलब जिस फोल्डर में आप फाइल स्टोर करना चाहते हो उसके ऊपर राइट क्लिक करके फाइल क्रिएट करना है। अब मान लो कि हमारा जो डेमो वाला कोड था ये मैंने कॉपी कर लिया और मैंने इस JS2 में पेस्ट कर दिया। अब मुझे इस JS2 नाम की फाइल को रन करना है। किसको? JS2 नाम की फाइल को। तो मैंने क्या कहा, जिस फाइल को रन करना है वो फाइल जिस फोल्डर में हो उस फोल्डर में चले जाइए। तो आपको JS2 को रन करना है। तो JS2 नाम की फाइल किस फोल्डर के अंदर है? तो आप डेस्कटॉप पर चले गए, समझना, मुझे JS2 नाम की फाइल को रन करना है तो वो JS फोल्डर में है, तो आप JS फोल्डर में चले जाइए। तो SI 2023 फोल्डर में आ गया, उसके अंदर JS नाम का फोल्डर है, आ गया JS नाम के फोल्डर में। ऊपर क्लिक करूंगा, CMD, फिर क्या लिखूंगा? पाइथन, फाइल का नाम JS2, देखिए आ गया, देखिए इस तरह से। तो देखिए आपकी फाइल रन हो गई। एक और करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपको कि मेरे को इमेजेस नाम के फोल्डर में 2 फाइल बनानी है, Image1 और Image2, तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात, इमेजेस फोल्डर के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, Ctrl+S, image1.py। दूसरी फाइल क्रिएट करना है, अगेन क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, Ctrl+S, image2.py। आ गया, 2 फाइल बन गई। देखेंगे तो आप देखो दिखेगी। अब मान लो यही कोड मैंने Image1 में कॉपी कर दिया। किसमें? Image1 में। अब मुझे इस Image1 नाम की फाइल को रन, तो Image1 नाम की फाइल किस फोल्डर के अंदर है? इमेजेस फोल्डर के अंदर है, तो मुझे इमेजेस में जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, SI 2023 ऑनलाइन में आ गया, उसमें आप गए इमेजेस फोल्डर में, ऊपर जाके आप क्या लिखेंगे? CMD, फिर पाइथन, और जिस फाइल को रन करना है उसका नाम। मुझे किसको रन करना है? Image1 को। तो देखेंगे तो देखिए Image1 आ गई, दिख रहा है इस तरह से। तो इस तरह से आप किसी भी फोल्डर में से किसी भी फाइल को रन कर सकते हैं। सिंपल फंडा दिमाग में रखना है, जिस फाइल को रन करना है वो फाइल जिस फोल्डर में पड़ी हुई है उस फोल्डर में चले जाइए, ऊपर जाके CMD लिख के एंटर मारिए तो उस फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। फिर सिंपल सा फंडा है, पाइथन लिखिए, स्पेस लिखिए और जिस फाइल को रन करना चाहते हो उसका नाम लिख के एंटर मार दीजिए, आपकी फाइल